नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम धोरण 9 में हिंदी का छठा चैप्टर मेरी बीमारी श्यामा में ली वो आज हम देखेंगे। ये चैप्टर में हमने अगले लेक्चर में हमने देखा था इसके बारे में कि ये जो मेरी बीमारी श्यामा ने ली वो गद्य के लेखक का नाम है हरिवंश राय बच्चन, जिनका जन्म सन 1907 में हुआ और उनका निधन सन 2003 में हुआ था। वो हमने जाना था अगले लेक्चर में, और हमने इसके बारे में और भी जाना था कि ये जो हरिवंश राय बच्चन जी है वो एकमात्र अपनी कृति से जो उन्होंने रचना की उनसे उनका नाम अमर हो गया। और वैसे उन्होंने बहुत सारे विपुल मात्रा में साहित्य सर्जन किया है, लेकिन ये जो उनकी मेरी बीमारी श्यामा ने ली वो उनकी मैं क्या भूलूं और क्या क्या याद करूं, वो एक आत्मकथा है। उनमें से ये एक अंश दिया गया है। और ये बच्चन जी ने छायावादोत्तर काल में कवियों में बच्चन एक विशिष्ट सर्जक है। और उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के प्राध्यापक के रूप में भी उन्होंने सेवा की है। और बाद में उन्होंने दिल्ली में सरकारी सेवा और आकाशवाणी के दो एक अन्य स्वतः उन्होंने सेवा की है। वैसे उनके जो उन्होंने रचना की उनमें मधुशाला, उस कवि को मधुशाला नामक एक काव्य द्वारा उन्होंने बहुत प्रशंसा उनको मिली। जब उन्होंने उनकी रचना की तब उनको बहुत प्रशंसा मिली। ऐसे कवि हरिवंश राय बच्चन जिन्होंने मेरी बीमारी श्यामा ने ली उनकी रचना की है। हमने अगले लेक्चर में देखा था कि ये श्यामा नाम की जो यहाँ मेरी बीमारी श्यामा ने ली, उनमें जो श्यामा है वो लेखक की पत्नी का नाम है। और उनके आधार पर जब लेखक बहुत बीमार पड़ते हैं तो उनकी बीमारी वो श्यामा को लग जाती है और वो उनकी मृत्यु हो जाती है। इसके ऊपर ये मेरी बीमारी श्यामा ने ली वो लिखा गया है। और इस गद्य में देखते हुए हमने देखा था कि लेखक कह रहे थे कि मैं अपनी बीमारी को दोहराने में न था। उन्होंने कहा था कि मैं सच कहता हूं, मैं अपनी बीमारियों को प्रतिप्राय निर्भय था। और शायद उन्होंने कहा था कि शायद मैंने गांधी जी की एक लेख में पढ़ा था कि बीमार होना एक अपराध है और हमें जो शरीर दिया गया है बीमार होना एक अपराध है। उन्होंने गांधी जी की एक बुक में एक लेख में पढ़ा था, उन्होंने लिखा था कि बीमार होना एक अपराध है, हमें जो ये शरीर दिया गया है वो हम स्वस्थ न रखें तो हम अपराधी हैं। और लेखक ने कहा था कि मैं इस तरह के कुछ आगे चला गया था। उन्होंने कहा था कि मैं अपराधी को जब बीमार हो तो वो अपराधी को दंड भी देना चाहिए।
मुझे जब कभी कभी छोटी सी बीमारी होती तो मैं जैसे जुकाम, बुखार, खांसी, सिर दर्द, ऐसी लेखक ने कह रहे हैं कि मैं जब मुझे जब मेरे साथ ऐसी छोटी बीमारी होती तो मैं कभी भी खाट पर नहीं लेटता और मैं अपने काम जो मुझे बीमारी होती तब मैं कभी भी खाट पर नहीं लेटता था और मैं अपने काम को ज़्यादा महत्व देता और काम भी मैं ज़्यादा लेता। जब मुझे अभी भी कोई भी बीमारी होती तो मैं काम ज़्यादा लेता और मुझे घुट बुखार में भी उन्होंने कहा था कि लेखक कह रहे हैं कि जब मुझे बीमारी लगती तो मैं भरे फुट जब मुझे बीमारी लगती तो मैं भरे घुट बुखार में भी मैं अपनी ट्यूशन, क्योंकि वो पैसे से वो एक शिक्षक थे यानी कि टीचर थे, इसलिए वो कह रहे हैं कि भरे बुखार में भी अपने में रात को ट्यूशन में जाने की मुझे ये याद है। और आगे लेखक कह रहे हैं कि बुखार को गर्मी और तेजी में जब मुझे बुखार लगता तो मैं गर्मी में और तेजी में तो मैं और जोश से पढ़ा जाता, ऐसा वो कह रहे हैं। और आगे वो कहते हैं कि मजदूरों को मजदूरी करके रोटी कमाने वालों को बीमार पड़ने का अधिकार क्या है? बीमारी तो अमीरों की हरम जिंदगी है, ऐसा वो कह रहे हैं। और गरीबों को उसे अपने पीछे लगाना नहीं चाहिए, ऐसा हमने उस लेक्चर में देखा। और हमने देखा था कि लेखक क्या कह रहे हैं कि लिखने में तो ऊंचा बुखार मुझे तरह तरह के सहायक और प्रेरक और प्रोत्साहक लगते थे, किंतु तरह तरह की आग जिससे मेरी अनुभूतियों में ताप मिलता था और ताप आता रहता था, जिसमें गल पिघल कर मेरा हृदय ढलता था और तरह तरह के भट्टी जो मेरे विचार थे वो भाव कल्पनाओं को उबालकर उच्छलित करते। तब तक हमने ये मेरी बीमारी श्यामा ने ली वो हमने देखा था। अब वहां से हम आगे बढ़ते हैं कि आगे लेखक वो वहां क्या कह रहे हैं। यह को मैं नहीं कहूंगा कि बुखार में मैं अदबदा कर लिखता था। अदबदा यानी कि हठ करके, अदबदा यानी कि हठ करके यानी कि जबरदस्ती, अदबदा हठ करके यानी कि अथवा जबरदस्ती। लेखक कह रहे हैं कि मैं ये तो नहीं कहूँगा कि जब मुझे बुखार आता था तो मैं अदबदा यानी कि मैं जबरदस्ती से लिखता था, पर मैं लिखना चाहता था। उन्होंने कहा कि मैं जब मुझे बुखार होता था तो मैं जबरदस्ती लिखता था। बुखार में मुझे अदबदा यानी कि जबरदस्ती हट करके लिखता था, और मैं लिखना तो चाहता था। तो बुखार में मेरे
लिए कोई बाधा नहीं बन सकता। जब मैं जबरदस्ती लिखता था, जब मुझे बुखार आता था, किंतु मैं लिखना चाहता था, इसलिए ये बुखार आया था वो मेरे लिखने में कोई बाधा नहीं बन सकता था। हल्के बुखार में तो मेरे सब काम हस्व मालूम होते रहते। हस्व मालूम यानी कि नित्य के नियम अनुसार, नियम अनुसार, नित्य के नियम के अनुसार, नित्य के नियम अनुसार होते रहते। उन्होंने कहा कि जब हल्का सा ही थोड़ा मुझे बुखार आता था तो मेरे सब काम नित्य नियम के अनुसार ही रहते थे, होते रहते थे। कोई मेरा बदन छूकर कभी कहता, बदन यानी कि शरीर, बदन यानी कि शरीर, लेखक के कोई भी जो मेरे साथ था वो मेरा बदन, मेरा शरीर छूकर कहता रहता था, तुम्हें तो बुखार है। तो मुझे कोई ना कोई कहते रहते थे कि तुम्हें तो बुखार है। तो पट से जवाब देता था। वो कह रहे कि जब मुझे कोई कहता था कि आपको तो बुखार है, तो मैं उनको झट से पट से मैं उनको जवाब देता था कि हाँ बुखार है और मैं भी हूँ। लेखक कह रहे कि जब मुझे कोई ऐसा कहता था कि आपको तो बुखार है, तो मैं भी उसको पट से जवाब दे देता था कि हाँ बुखार है लेकिन मैं भी हूँ। ऐसा मैं पट से उन लोगों को जवाब दे देता था। शायद किपलिंग ने अपनी आत्मकथा में लिखा है। किपलिंग यानी कि एक अंग्रेज साहित्यकार का एक नाम है। अंग्रेज साहित्यकार थे, उनका नाम है किपलिंग। एक अंग्रेजी साहित्यकार का एक नाम है किपलिंग। इसलिए लेखक उनको संबोधन करते हुए यहाँ कह रहे हैं कि शायद किपलिंग ने अपनी आत्मकथा, जो अंग्रेजी साहित्यकार किपलिंग ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि कभी कभी उसे बुखार में भी काम करना पड़ता है। ये जो अंग्रेजी साहित्यकार किपलिंग थे, उन्होंने अपनी आत्मकथा में ऐसा कुछ लिखा है कि कभी कभी जब किपलिंग को बुखार आता था तो कभी कभी उनको बुखार में भी थोड़ा सा काम करना पड़ता था। और जब वह बुखार में होता था तो और अच्छी कहानियां लिखता है। ये जो किपलिंग है वो एक अंग्रेजी साहित्यकार हो गए, जिनके बारे में हम अगर जाने तो किपलिंग और रुडयार्ड किपलिंग एक ब्रिटिश वो जो थे वो अंग्रेजी साहित्यकार, वो ब्रिटिश लेखक थे। और उन्होंने, उनका जन्म 30 दिसंबर और 1865 में हुआ था उनका जन्म। और उन्होंने, उनका जन्म भी भारत में मुंबई में हुआ था। 30 दिसंबर 1865 में उनका जन्म मुंबई में हुआ था, जो एक ब्रिटिश लेखक थे। और उनका पिताजी का नाम था जॉन लॉकवुड। उनके पिताजी का नाम था जॉन लॉकवुड किपलिंग, जॉन लॉकवुड किपलिंग। और वो एक श्रेष्ठ, किपलिंग एक श्रेष्ठ कलाकार थे, वो ब्रिटिश श्रेष्ठ कलाकार थे। और वे लाहौर म्यूजियम, जो लाहौर में म्यूजियम आया हुआ है, वो म्यूजियम में वो क्यूरेटर भी थे। उन्होंने जो ये रुडयार्ड किपलिंग, जो रुडयार्ड किपलिंग वो प्रतिभाशाली कलाकार भी थे। और वो
कवि भी थे, साथ में श्रेष्ठ कलाकार और श्रेष्ठ कवि भी थे। और उन्होंने केवल 17 वर्ष की उम्र में भी उन्होंने लाहौर में सिविल एंड मिलिट्री गजट नाम का एक संपादक नियुक्त हुए थे। और लाहौर में सिविल एंड मिलिट्री गजट के संपादक के रूप में वो नियुक्त हुए थे। और उन्होंने अपनी अनेक कृतियों को अंग्रेजी का भंडारा भरा। उन्होंने जो भी कृतियां लिखी उनमें अंग्रेजी का भंडारा भरा। और उनकी मृत्यु 1936 में उनकी मृत्यु हुई थी। ये था किपलिंग, जो एक अंग्रेजी एक साहित्यकार थे। उन्होंने कहा कि उनकी आत्मकथा में लिखा है कि कभी कभी उनको भी बुखार होना पड़ता था, उनको बुखार में भी काम करना पड़ता था। और जब वो बुखार में होते थे तो वो अच्छी तरह से, वैसे तो हर रोज वो कविता लिखते थे, लेकिन जब बुखार होता था तो वो कुछ अच्छी तरह से कविता कहानियां लिखते थे। बुखार में कम लिखने की मुझे याद नहीं। बुखार में लेखक ने अपना परिचय देते हुए अपने के बारे में बोलते हुए कह रहे हैं कि जब मुझे बुखार होता था, बुखार में कम लिखने की मुझे याद नहीं। वह कैसा बन पड़ा इसका निर्णय मैं न देना चाहूंगा। वो जब उनको बुखार होता था तो वो कह रहे थे कि ये जो वह कैसा बन पड़ा, उनका निर्णय में न देना ही चाहूंगा। प्रसंगवश मुझे याद आ गया कि अपनी 2 चट्टाने की 2 सबसे बड़ी कविताएं साँत्र के नोबेल पुरस्कार में ठुकरा देने पर और 2 चट्टान अथवा सिसिफस वर्ष हनुमान मैंने प्लूरसी में पढ़े लिखी है। उन्होंने कहा कि मुझे ये याद नहीं है कि मैं बुखार में कम लिखने की मुझे याद नहीं है, और मैं ऐसा कब बन पड़ा इसका निर्णय मैं नहीं देना चाहूँगा। और वो कह रहे हैं कि मैं अगर प्रसंगवशात मुझे ये याद आ गया कि मैं अपनी 2 चट्टाने की 2 सबसे बड़ी कविताएं 2 चट्टाने की 2 सबसे बड़ी कविताएं साँत्र के नोबेल पुरस्कार में, जब उनको उनकी कविताओं के लिए उनको नोबेल पुरस्कार को भी उन्होंने ठुकराने पर और 2 चट्टान अथवा सिसिफस वर्ष हनुमान, यानी कि यहाँ बताया गया कि लेखक कह रहे हैं कि अगर प्रसंगवशात मुझे याद आ गया तो मैं अपनी 2 चट्टाने की 2 सबसे बड़ी कविताएं साँत्र के नोबेल, साँत्र वो एक व्यक्ति का नाम है जो ज्यापाल साँत्र वो 21 जून और 1905 में पेरिस में जन्मे थे। जो ये साँत्र है वो 21 जून और 1905 में वो पेरिस में जन्म हुआ था। दुनिया उनको फ्रेंच तथा जर्मन के सुप्रसिद्ध नाम से जानते थे। वो क्योंकि वो जो थे वो साँत्र वो फ्रेंच तथा जर्मन के सुप्रसिद्ध साहित्यकार के रूप में उन्होंने जानती है दुनिया उनको
फ्रेंच एवं जर्मन के सुप्रसिद्ध साहित्यकार के रूप में जानती है। और वो अस्तित्ववादी, वो जो थे छात्र, वो अस्तित्ववादी तरह के दार्शनिक एवं सशक्त कथाकार थे। और उन्होंने और मौलिक समाज शास्त्री भी वो थे। उनके तेजस्वी व्यक्तित्व और उनके तेजस्वी व्यक्तित्व के लिए दुनिया विश्व उनसे चकित था। और उन्होंने जो ये नोबेल पुरस्कार की यहाँ बात है वो उन्होंने ठुकरा दिया था। ऐसे थे वो छात्र जो यहाँ उनके बारे में सुना, उन्होंने नोबेल पुरस्कार भी ठुकरा दिया था। ऐसे लेखक भी यहाँ वही कह रहे हैं कि जो छात्र के नोबेल पुरस्कार ठुकरा देने पर दो चट्टान अथवा सिसिफस, ये सिसिफस वृक्ष, ये सिसिफस वो ग्रीक पुराणों में सिसिफस एक विलक्षण और चमत्कारी व्यक्तित्व है जो कोरिंथ का एक राजा था। उनका शरीर वज्र जैसा था और वह उनका जो कोरिंथ का राजा था जिनका नाम है सिसिफस वृक्ष, वो सिसिफस वो कोरिंथ का राजा था। उनका शरीर वो वज्र के समान मजबूत था और वो विशाल चट्टान को, जो चट्टान होती है वो विशाल चट्टान को उठाकर पर्वत के शिखर तक फेंकता था। और वो जो चट्टान थी वो वहाँ पहुँचकर शिखर तक पहुँचकर वो वापस भी आ जाती थी। ऐसे थे वो सिसिफस। और सिसिफस को इस खेल में बहुत आनंद आता था। तो एक चट्टान लेकर वो कहीं पर्वत पर फेंक देते थे और वहाँ से वो चट्टान फिर वो पर्वत से वहाँ वापस आ जाती थी। और उनको या खेल में बहुत आनंद आता था। और उनकी मृत्यु उन्होंने जो सिसिफस था उन्होंने मृत्यु को भी बंदी बना लिया। और इस पुराण में उससे उनके संबंधित बहुत सारी कथाएं, अनेक कथाएं, उनके संबंधित अनेक कथाएं वहाँ ग्रीक पुराणों में लिखी गई है। वो थे सिसिफस वृक्ष। हनुमान में प्लू ऋषि यानी कि फेफड़ों में पानी भर जाए, इनको हम प्लू ऋषि बोलते हैं। जब हमारे फेफड़ों में जब पानी भर जाता है तो उनको हम प्लू ऋषि कहते हैं। और यहाँ लेखक भी वही कह रहे हैं कि प्लू ऋषि, जब लेखक को ये प्लू ऋषि हुआ था तो उन्होंने पढ़े पथारी में पढ़े उन्होंने ये कविताएं लिखी थी। बहरहाल जब मैं अपनी जवानी पर था बीमारी मुझे पराजित न करती। बहरहाल यानी कि हर हालत में, बहरहाल उनको बोलते हैं हम हर हालत में। बहरहाल मतलब हर हालत में। जब मैं अपनी जवानी पर था, यहाँ कह रहे थे जब मैं अपनी जवानी पर था तो मुझे कभी भी कोई बीमारी पराजित नहीं करती थी। मैं ही अपनी जीत से बीमारी को पराजित कर देता था। उन्होंने ये ठान लिया था कि मुझे जब भी बीमारी हो तो मैं भी अपनी बीमारी को, जो मुझे बीमारी हो उनको मैं पराजित कर दूंगा। उन्होंने ऐसा ठान लिया था। वो यहाँ वही कह रहे हैं कि मैं अपनी जीत से बीमारी को भी मैं पराजित कर देता था। बुखार सुखार आखिर कितने दिन चलता, वो कह रहे हैं कि ये बुखार सुखार ये सब आखिर आता है, 1-2 दिन रहता है और चला जाता है। तो बुखार सुखार वो आखिर कितने दिन तक चला, कितने दिन तक चलता। विश्राम की का कहा करते हैं
जो एक विश्राम तिवारी नाम उन्होंने एक नाम दिया है, उनका नाम का उच्चारण करते हुए उन्होंने कहा है कि वो कहा करते थे, विश्राम तिवारी कहा करते थे, मार के पीछे भूत भागे। उन्होंने जो नाम जिनका उल्लेख किया है विश्राम तिवारी, वो क्या करते थे कि मार के पीछे भूत भी भाग जाए। जब मार पड़ता है तो भूत भी भाग जाता है। मैंने अपने प्रयोग से सिद्ध किया। लेखक कह रहे हैं कि जो ये विश्राम तिवारी ने कहा करते थे कि मार के आगे पीछे भूत भागे, वो मैंने वो प्रयोग में सिद्ध भी किया था। काम के पीछे बुखार भागे, उन्होंने कहा कि मैंने वो सिद्ध किया था कि जब विश्राम तिवारी ने कहा था कि मार के पीछे भूत भागे, तो मैंने वो प्रयोग सिद्ध किया था कि काम के पीछे बुखार भागे। ये हमने जो ये मेरी बीमारी श्यामा ने ली, वो हम जो यहाँ देख रहे हैं हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित, इसमें हमने यहाँ बहुत सारे शब्दार्थ देखे और शास्त्र सिसिफस के बारे में हमने जाना, किपलिंग के बारे में हमने जाना कि किपलिंग कौन थे, शास्त्र कौन थे और सिसिफस कौन थे। यहाँ हमने बहुत सारे शब्दार्थ देखे, जैसे अदबदा, अदबदा यानी कि हट करके, अदबदा अदबदा कर यानी कि हट करके। बाद में हमने देखा हस्म मालूम, हस्म मालूम यानी कि नित्य के नियम के अनुसार, और बदन यानी कि शरीर, तो हम सब जानते हैं। किपलिंग वो एक अंग्रेज साहित्यकार का नाम है किपलिंग। और हमने जाना दूसरा शब्द जाना था हमने प्लूरिशी, प्लूरिशी मतलब फेफड़ों में पानी भर जाना, और बहरहाल, बहर यानी कि हर हालत में। ये हमने जो शब्दार्थ हमने इस पैराग्राफ में देखे। ये जो भी यहाँ पैराग्राफ में जो शब्दार्थ बताया गया है, वो सब आप लोगों को अपने पाठ्य पुस्तक में से ये अपनी फेयरबुक में धोरण 9 की हिंदी की जो आपने फेयरबुक बनाई हुई है, उनमें ये शब्दार्थ जो यहाँ में दर्शाया हुआ है, वो सब लोगों को कंपलसरी लिखना है। और ये जो प्लूरिशी और ये जो सिसिफस, किपलिंग और शास्त्र, उनके बारे में भी आपको थोड़ा थोड़ा उनके बारे में लिखना है। ये शास्त्र कौन थे, ये सिसिफस कौन थे, और किपलिंग ये कौन थे जिनका नाम उल्लेख यहाँ लेखक ने हरिवंश राय बच्चन ने यहाँ किया है, वो कौन थे। आपको लोगों को उनका भी थोड़ा परिचय अपने फेयरबुक में, ये शब्दार्थ तो लिखना है, उनके साथ ये भी आपके फेयरबुक में लिखना है। ये पैराग्राफ दिया गया है वो आप लोगों को नहीं लिखना है, क्योंकि वो आपकी धोरण 9 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक में 6ठे चैप्टर में मेरी बीमारी श्यामा मिली उनमें बताया गया है। इसलिए आप लोगों को ये पैराग्राफ नहीं लिखना है, सिर्फ शब्दार्थ और ये तीनों किपलिंग, शास्त्र और सिसिफस, उनके बारे में थोड़ा आप लोगों को लिखना है। यहाँ बताए गए इस पैराग्राफ के बारे में हमने जाना, तो हमको मालूम हुआ कि लेखक को जब भी कोई भी कुछ बुखार आता था तो वो घर के खाट पर पड़े नहीं रहते थे, और बुखार के समय में भी वो खूब ज़्यादा काम करते थे। इसलिए उन्होंने यहाँ अपने आत्मकथा में मेरी बीमारी श्यामा ने ली, उनमें क्या भूलूं और क्या याद करूं, उनमें से ये लिया गया है। जो हमने देखा हो क्या भूलूं में क्या याद करूं, उनमें से ये एक अंश। शीर्षक मेरी बीमारी श्यामा ने ली,
वो लिया गया है, वो हमने यहाँ देखा।